हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो आर्टिकल 12 है, यहाँ से हमारा पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का शुरू हो जाता है। पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किसी को भी स्टेट के अगेंस्ट प्राप्त होते हैं, इसलिए जो हमारा आर्टिकल 12 है इसमें डेफिनेशन दी गई है। और डेफिनेशन किसकी दी गई है? डेफिनेशन इसमें स्टेट की दी गई है। हम यहाँ इसको बहुत ही वास्ट वे में समझेंगे। आर्टिकल 12 की जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हमारा ये वीडियो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्लस मेंस एग्जामिनेशन दोनों को कवर करेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है, तो डेफिनेशन स्टेट की दी गई है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इसके अलावा स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 36 और आर्टिकल 152 में भी दी गई है। ये हमें याद रखना है। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह पर है। एक आपका हो गया आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और फिर आर्टिकल 152। ये हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो स्टेट में जो पहली चीज इंक्लूड होती है वो है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन। तो हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि सबसे पहले भारत की सरकार और भारत की संसद दोनों ही स्टेट के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बॉडी जो स्टेट के अंतर्गत आती है वो है राज्यों की सरकार और उसी प्रकार राज्यों की विधायिका, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। हम जैसे कि जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पार्ट परफॉर्म करती है, लेजिस्लेचर आपका रूल्स बनाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट से मतलब है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द वेरियस स्टेट्स। थर्ड चीज जो स्टेट के अंतर्गत आती है वो है जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं या फिर जो अदर अथॉरिटीज हैं भारत देश के अंतर्गत, वो भी हमारी स्टेट के अंतर्गत आती हैं। लास्ट चीज जो स्टेट के अंतर्गत है वो है सभी लोकल अथॉरिटीज और सभी अदर अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, वो सभी चाहे इस देश में हो या ना हो, पर यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है तो वो भी स्टेट के अंतर्गत आएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे कि पार्लियामेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट 3 चीजें हैं, याद रखना है हमें। पार्लियामेंट दैट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देश का प्रेसिडेंट, लोअर हाउस मतलब लोकसभा और अपर हाउस मतलब राज्यसभा, ये 3 चीजें मिलकर हमारे देश का पार्लियामेंट बनाती हैं। तो संसद के अंतर्गत 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगली जो हमारी चीज है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? तो एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है जो देश में लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है। देखिए, लॉ सिर्फ बना देने से कुछ नहीं होता, लॉ को एनफोर्स कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई है। एग्जीक्यूटिव एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, जो पॉलिसीज बनाती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कराना एग्जीक्यूटिव का काम है। थर्ड चीज है लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव तब तक काम नहीं कर सकती है जब तक उसके पास पॉलिसीज ना हो, उसके पास लॉज ना हो। तो ये लॉज बनाने का काम कौन करता है? लेजिस्लेचर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेजिस्लेचर एक ऑर्गन है जो लॉ बनाता है। अगला है गवर्नमेंट से हम क्या समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एक बहुत वास्ट चीज है। गवर्नमेंट सभी चीजों को इंक्लूड करती है। जो हमारी लॉ मेकिंग ब्रांच है, दैट मतलब लेजिस्लेचर को इंक्लूड करती है गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव को मतलब जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको, और जो लॉ एनफोर्समेंट है, जुडिशियल ब्रांच है, ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या आता है? तो स्टेट लेजिस्लेचर में जो स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी है वो आती है।
हमें स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट के लिए लॉज बनाता है। आगे हमें देखना है कि अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी है कोई भी व्यक्ति या कोई भी बॉडी, जिसको हम बोलेंगे निकाय, है ना, पर्सन या बॉडी, मतलब हिंदी में यदि हम बोलें तो एक व्यक्ति या एक निकाय। ये करता क्या है? अथॉरिटी में ये व्यक्ति या ये जो बॉडी है ये अपने पावर का यूज करके कमांड करती है चीजों पर, मतलब अपनी शक्तियों का ये प्रयोग करती है और चीजों को नियंत्रित करती है। अथॉरिटी हमने पढ़ ली। अब आर्टिकल 12 के अंतर्गत हमने दो टाइप की अथॉरिटी पढ़ी, एक है लोकल अथॉरिटी और दूसरी है अदर अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी का आर्टिकल 12 में जो मतलब लिया जाता है ये आया है जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 से, और जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का जो सेक्शन 3 है वहां से हमें पता चलता है कि लोकल अथॉरिटी क्या है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, वहां पे हमें पता चलता है कि लोकल अथॉरिटी क्या है। तो देखिए लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है, लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आ गया आपका म्यूनिसिपल कमेटी जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज की कमेटी होती है वो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो जिलों के बोर्ड होते हैं, बॉडी ऑफ कमिश्नर, या फिर ऐसी और अदर अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या फिर म्यूनिसिपल या लोकल फंड के द्वारा जिनको मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी अदर अथॉरिटीज जो या तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या म्यूनिसिपल और लोकल फंड के द्वारा जिनको मैनेज किया जा रहा है, ये हमारा लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है अदर अथॉरिटीज। जो अदर अथॉरिटीज है ये आर्टिकल 12 में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, पर अदर अथॉरिटीज से रिलेटेड बहुत से केसेस आए थे। जब आप मेंस एग्जाम में आर्टिकल 12 पे बड़ा क्वेश्चन लिखते हो तो हमें ये अदर अथॉरिटीज में ये केसेस इंक्लूड करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ अपने वीडियो में इसको इंक्लूड किया है। तो देखिए अदर अथॉरिटीज का जो पहला केस आया था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस। इस केस में क्या हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें एडजस्टम जेनरिस प्रिंसिपल दिया था। एडजस्टम जेनरिस प्रिंसिपल हमें क्या बताता था कि अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत सिर्फ उन अथॉरिटीज को ही लिया जाता है जो गवर्नमेंट या सोवेरियन फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, मतलब सरकारी कार्यों को करती है, सरकारी फंक्शंस को करती हैं, या फिर संप्रभु फंक्शंस के जैसे जो काम करती हैं उनको हम अदर अथॉरिटीज में लेंगे। ये था एडजस्टम जेनरिस। उजम्मा बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आया जिसमें एडजस्टम जेनरिस प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर दिया गया। उजम्मा बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये प्रिंसिपल रिजेक्ट कर दिया गया। अगला केस जो इसमें आया वो था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अदर अथॉरिटीज में वो अथॉरिटीज आती हैं जिनका संविधान के अंतर्गत क्रिएशन हुआ हो या फिर जिनको लॉ के द्वारा पावर्स प्रदान किए गए हों। ठीक है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि वो अथॉरिटीज अदर अथॉरिटीज हैं जो संविधान के अंतर्गत क्रिएट की गई हों या फिर जिनको जो पावर्स हैं वो लॉ के द्वारा प्रदान किए गए हों। अब अगला केस हमें देखना है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस। इस केस में ये बताया गया कि ओएनजीसी और एलआईसी स्टेट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको लिखनी है, स्टेट के अंतर्गत आती है क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वो है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी स्टेट है, यूनिवर्सिटी। अगला है हमारा बीएसएनएल, फिर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेलवे, एलआईसी, ओएनजीसी, ये सब हमारा किस में आता है, स्टेट के अंतर्गत आता है।
लास्ट केस जो अदर अथॉरिटीज के लिए था वो था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजिब का केस। ये केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि कोई भी बॉडी गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है वो गवर्नमेंट है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसमें पहला जो बताया था, यदि कोई बॉडी है उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा या सारी पूंजी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है या गवर्नमेंट उस पूंजी को रखती है, तो वो कैसी बॉडी हुई, गवर्नमेंट बॉडी हुई या स्टेट के अंतर्गत आती है। अगला जो इसमें बताया गया था कि यदि किसी संस्था को फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो स्टेट के द्वारा दिया जाता है और वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो इतनी अधिक मात्रा में है कि उस संस्था का या उस बॉडी का पूरा जो एंटायर एक्सपेंडिचर है उसको वो बियर कर ले रहा है। जो स्टेट की फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो उस बॉडी के पूरे जो एक्सपेंडिचर है उसको बियर कर ले रही है, तो ये चीज़ भी क्या है, गवर्नमेंट कैरेक्टर में आती है। अब यदि कोई भी बॉडी मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रही है और इसका जो मोनोपोली स्टेटस है इसको स्टेट के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, तो भी वो क्या होती है, आपकी गवर्नमेंट बॉडी है। अगला है, यदि किसी बॉडी में स्टेट का कंट्रोल बहुत गहराई तक है तो उसकी भी इंस्ट्रूमेंटेलिटी जो होगी वो गवर्नमेंट होगी। और लास्ट जो इसमें बताया गया है वो ये बताया कि कोई बॉडी यदि कॉरपोरेशन के जैसे फंक्शंस परफॉर्म करती है या फिर पब्लिक इम्पोर्टेंस के फंक्शंस परफॉर्म करती है जो गवर्नमेंट फंक्शन से रिलेटेड हैं, तो उसकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आगे भी दो इम्पोर्टेंट केस जो लास्ट हैं आर्टिकल 12 से रिलेटेड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये दोनों केस एमपी जुडिशियल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्लस मेंस एग्जामिनेशन दोनों पर्पज से बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। हमें याद रखना है यहाँ पे क्या बताया है। पहला केस है AR अंतुले वर्सेस RS नायक का। इस केस में बताया गया है कि जुडिशरी जब अपना जुडिशरी फंक्शन परफॉर्म करती है तब वो स्टेट के अंतर्गत नहीं है, पर जब वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करती है तो वो स्टेट के अंतर्गत है। ठीक है, ये याद रखना है कि जुडिशरी जब अपना जुडिशरी फंक्शन मतलब न्यायिक कार्य कर रही है तब वो स्टेट के अंतर्गत नहीं आ रही, पर जब वो प्रशासनिक कार्य कर रही है तब वह स्टेट के अंतर्गत आ रही है। ऐसे एक लास्ट केस है जो इस आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इस केस में ये डिसाइड हुआ था कि हाई कोर्ट स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। वेरी वेरी IMP है ये केस। प्रिलिमिनरी में ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए हमें ये याद रखना है कि हाई कोर्ट जो है वो स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है। जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में आप लोगों को कुछ बॉडीज बताई थी जो स्टेट के अंतर्गत आती हैं, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि प्रिलिमिनरी में वो ऑप्शंस में पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर